नमस्कार दोस्तों। 2 और 3 दिसंबर की एक ठंडी रात को भोपाल के अंदर लोग आराम से सो रहे थे। ठीक उसी समय पर यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी के प्लांट से एक गैस निकलने लगी, जिसकी वजह से लोगों को खांसी होने लगी। कई सारे लोग खांस खांस के उठ गए, घर के बाहर आ गए। सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लोगों की आंखें सफेद पड़ने लगी, शरीर से चमड़ी जो है वो निकलने लगी। कई सारे लोगों की डेथ अपने बिस्तर पे हो गई, तो कई सारे लोग अपनी जान बचा के भोपाल से भागने लगे। भोपाल से भागते हुए रास्ते में कई सारे लोगों की डेथ हो गई, तो कई सारे लोगों को लगा कि इस गैस से बचने के लिए खुद को पानी में डाल लेना चाहिए, तो शायद हम बच जाएंगे। पर पानी भी उस रात तेजाब हो चुका था। कई सारे लोग तालाब के अंदर कूदे और तालाब के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, डेथ का आंकड़ा 2 और 3 दिसंबर की रात को लगभग 3787 गवर्नमेंट के आधार पर बताया जाता है। वहीं भोपाल के लोकल लोगों का मानना है कि इस रात 15,000 से 16,000 लोगों की डेथ हुई थी। हालांकि लोगों का यह भी मानना है कि वो खुशकिस्मत है शायद जिनकी डेथ हो गई, बदकिस्मत तो वो हैं जो शायद बच गए, क्योंकि भोपाल के अंदर ये जो गैस लीक हुई, इस गैस के लीक होने की वजह से कई सारे इंपैक्ट पड़े। लगभग 100 किलोमीटर की रेडियस के ऊपर इंपैक्ट पड़े, ऐसा NFHS 4 की रिपोर्ट बताती है। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने भी जब भोपाल के अंदर रिसर्च की तो इसी चीज को बताया, जहां पर इन्होंने कहा कि लोगों के अंदर रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो रही हैं। जीन्स के अंदर चेंज होने की वजह से आने वाली जनरेशन के अंदर भी नियोनेटल डेथ बढ़ रही है, नई नई बीमारियां देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, जो मेल चाइल्ड है उसके होने के चांसेस 1981 से 84 के बीच में 64% थे, वो कम होके 60% पे आ गए। आदमी को कैंसर होने के चांसेस 8 गुना बढ़ गए। एक ऐसी गैस भोपाल के अंदर फैली जिसका असर जनरेशन तक पड़ गया। दोस्तों, जी हां, मैं जिस ट्रेजेडी की बात कर रहा हूं उसका नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। पर हकीकत में उस रात हुआ क्या था, उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग C10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग को UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, जिन्होंने ये टॉपर्स जो है वो इस देश को दिए हैं, और आप लोग भी चाहते हो कि आपका नाम इस बोर्ड पे आए, तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ में उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। और ये सब्सक्रिप्शन केवल आपको 8,420 रुपए का मिलेगा, जहां पर कंप्लीट GS की तैयारी आपकी कराई जाएगी। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी का पास है, ऑप्शनल के कोर्सेज भी हमारे पास में अवेलेबल हैं। इन सारी चीज़ों की डिटेल जो है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, फिर वीडियो को एकदम एंड पे ले जाना। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं कि भोपाल में 2 और 3 दिसंबर की रात को हुआ क्या था। उसे समझने के पहले थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। 1969 भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इस समय पर भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी के द्वारा इंसेक्टिसाइड प्लांट खोला जाता है, जिसके अंदर यूनियन कार्बाइड, जिसे आज आप एवर रेडी नाम की कंपनी से भी जानते हो, ये सेल्विन नाम का इंसेक्टिसाइड बना रही थी। और सेविन इंसेक्टिसाइड को बनाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड की आवश्यकता लगती है। उस समय पर मिथाइल आइसोसाइनाइड को बाहर से इंपोर्ट किया जाता था यूनियन कार्बाइड द्वारा। 1980s तक यूनियन कार्बाइड काफी प्रॉफिट में रही, पर 1980 आते आते यूनियन कार्बाइड का लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि कई सारी और कंपनियां देश के अंदर उभर के आ गई थी। कई सारी कंपनियां अब यूनियन कार्बाइड का कंपटीशन बन चुकी थी। ऐसी कंडीशन में यूनियन कार्बाइड का प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हो चुका था, और एक लॉस मेकिंग कंपनी ये बनती जा रही थी, जिसके कारण से यूनियन कार्बाइड को कॉस्ट कटिंग करना पड़ी। जिसके कारण से यूनियन कार्बाइड के पास में अपने एम्प्लॉयर को देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। इस कारण से अनस्किल्ड एम्प्लॉयर जो है वो यूनियन कार्बाइड के इस प्लांट में काम कर रहे थे। यूनियन कार्बाइड के इस प्लांट के अंदर जो सेफ्टी इक्विपमेंट थे वो भी ठीक से नहीं थे, ना ही पाइप वगैरह और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी क्वालिटी का था। चालू कंपनी के आइटम को यहां पर प्रयोग किया जाना शुरू कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड को अभी भी लॉस कवर नहीं हो रहा था। ऐसी कंडीशन में यूनियन कार्बाइड ने सोचा कि क्यों ना भारत के अंदर ही मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाया जाए। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक काफी हानिकारक गैस है, एक हजार्डस केमिकल है। इसे बनाने के लिए भारत सरकार से अनुमति लेना जरूरी थी, वो अनुमति ली गई। भारत सरकार ने उस समय पर मिथाइल आइसोसाइनाइड को बनाने के लिए कुछ सेफ्टी नॉर्म्स भी यूनियन कार्बाइड नाम की इस कंपनी को बताए।
हालांकि उन सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया, पर उसके पहले समझते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड के अंदर प्रॉब्लम क्या थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जब बनता है तो उस समय पर फॉस्जीन गैस और मिथाइल अमाइन की जरूरत पड़ती है। अब ये फॉस्जीन गैस का नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये वही गैस है जो एक समय पर एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के अंदर डिटेंशन कैंप के अंदर यूज की थी। मतलब काफी जहरीली गैस होती है, इससे बनती है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और मिथाइल आइसोसाइनाइड पानी या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और भी ज्यादा घातक हो जाती है, और भी ज्यादा जहरीली हो जाती है। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड को बहुत ही सेफ्टी के रूप से हैंडल किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि हवा में मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होता है। ऐसी कंडीशन में ये गैस जहरीली ना हो जाए और ज्यादा, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सेफ्टी नॉर्म जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। जैसे जो टैंक है जिसके अंदर इसे स्टोर किया जाता है, उसे केवल 60% ही फिल करना होता है, बचा 40% नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन एक परफेक्ट प्रेशर से इस टैंक में होना चाहिए ताकि यह गैस किसी और चीज से रिएक्ट ना करे, क्योंकि आपको पता होगा नाइट्रोजन जो है वो एक इनर्ट गैस है। इसी कारण से उस समय पर यूनियन कार्बाइड के पास में 3 अलग अलग टैंक थे, और यूनियन कार्बाइड को कहा गया था कि केवल 2 टैंक को ही 60% तक भरना, उससे ज्यादा मत भरना, और तीसरा टैंक खाली रखना सेफ्टी के लिए। होता यह है कि यूनियन कार्बाइड उस समय पर लॉस में थी, थोड़े से जो वर्कर थे वो अनस्किल्ड थे, लोगों की लापरवाही भी थी। इस कारण से ये दोनों टैंक 60% से ऊपर भरे गए, और तीसरा टैंक जो खाली रखा गया था इमरजेंसी के लिए, उसके अंदर भी मिथाइल आइसोसाइनाइड था। इसके अंदर भी काफी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो रखा गया। इतना ही नहीं, इनके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर नापने के लिए एक वॉल होता था, क्योंकि नाइट्रोजन का एक पर्टिकुलर प्रेशर होना काफी ज्यादा जरूरी था, पर वो वॉल भी वर्क नहीं कर रहा था E610 नाम के एक टैंक के अंदर। इवन ये जो प्लांट था जो भोपाल के अंदर स्थित था, इसके अंदर 2 अलग अलग सायरन थे। एक सायरन तो था अंदर वर्कर को आगाह करने के लिए, और दूसरा बड़ा सायरन था भोपाल के लोगों को आगाह करने के लिए। भोपाल के लोगों को आगाह करने वाला जो सायरन था वो भी वर्क नहीं कर रहा था। प्रेशर और टेम्परेचर के बहुत ज्यादा बढ़ने पर E610, E611 और E619 ये जो 3 टैंक थे, इनके ऊपर एक और वार्निंग अलार्म था। वो वार्निंग अलार्म E610 के ऊपर काम भी नहीं कर रहा था। पाइप जो इनसे कनेक्टेड थे वो एकदम लो क्वालिटी के थे। इस तरीके से कई सारी लापरवाही यहां पर ऑलरेडी की जा रही थी, और काफी समय से ये डाउट उत्पन्न हो रहा था कि हो सकता है यूनियन कार्बाइड नाम की इस कंपनी के अंदर या इसके इस प्लांट के अंदर कोई भयानक डिजास्टर हो जाए। कई सारे जर्नलिस्ट ने इस चीज को बाहर निकालने का प्रयास भी किया, पर उस समय पर गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं रहा। 2 दिसंबर की रात को कुछ और होता है। 2 दिसंबर की रात को कुछ वर्कर इन टैंक को साफ करने के लिए, इनके आसपास पाइप होते थे, उन पाइप को साफ करने का प्रयास करते हैं। E610 के एक पाइप को साफ करने का प्रयास किया जाता है, उसके अंदर एक तरफ से पानी डाला जाता है, पर दूसरी तरफ से पानी निकलता नहीं है। तो वो लोग अपने सुपरवाइजर को कहते हैं। सुपरवाइजर उस समय पर कहता है कि एक काम करो, पानी की मोटर खुली करके छोड़ दो, अगली शिफ्ट वाले आएंगे तो वो लोग बंद कर देंगे। पर वो सुपरवाइजर किसी को बताता नहीं है कि ऐसा भी करना था, कि बंद करना था। अब यहां पर पानी को रोकने के लिए इस तरीके से गैज होता है, वो गैज भी मिसिंग था। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पाइप के अंदर जो पानी डाला जा रहा था, वो पाइप का पानी धीरे धीरे करके E610 में जा रहा था, और E610 के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था। नाइट्रोजन की मात्रा कम थी और ऑलरेडी मिथाइल आइसोसाइनाइड ज्यादा था, और साथ में पानी का जाना, मैंने बताया मिथाइल आइसोसाइनाइड में पानी मिलता है तो गैस और ज्यादा जहरीली हो जाती है। पर उसे गैज करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगा ही नहीं था, क्योंकि सायरन भी नहीं था, और प्रेशर और तापमान को नापने वाला जो वॉल्व था वो भी काम नहीं कर रहा था। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे करके लीक होना E610 से शुरू होता है। ये तीनों ही टैंक उस समय पर अंडरग्राउंड रहते हैं। वर्कर्स को महसूस होता है कि सांस में कुछ चुभ सा रहा है। ऐसी कंडीशन में वो सोचते हैं कि प्लांट में कुछ हुआ होगा। बहुत देर तक तो कोई एक्शन लिया नहीं जाता है। जब अचानक से इरिटेशन बढ़ने लगता है तो उनको लगता है शायद कोई इमरजेंसी बढ़ चुकी है, और वो लोग ढूंढने लगते हैं लीकेज कहां हुआ है। और फिर वो लीकेज भी पता लगता है कि एक बारीक सी जगह है जहां से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है, आसपास लाल कलर का कुछ दिखाई भी दे रहा है।
पर वर्कर्स को पता नहीं था कि इसके लिए करना क्या है। धीरे धीरे करके प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और MIC गैस जो है वो यहाँ से रिलीज होने लगती है, और जब ये गैस क्रैक्स के अंदर से रिलीज होने लगती है तो उसके बाद में ये गैस पूरे भोपाल में फैल जाती है। रिजल्ट होता है कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है, कई सारे लोग जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 3,787 लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि भोपाल के अंदर लोकल लोगों का मानना है कि 15-16 हज़ार लोगों की मृत्यु उस रात को हुई थी। कई सारे लोगों की अंदर प्रॉब्लम आने लगी, जैसे न्यूरोलॉजिकल, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। आने वाली जनरेशन्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि इस गैस ने कई सारे लोगों के जेनेटिक्स के अंदर बदलाव कर दिए थे, जिसके कारण से जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनके अंदर आज भी मॉर्बिडिटी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, आदमी के पैदा होने का रेट 64% से कम होकर 60% तक आ चुका था, और कैंसर जो है वो आज आदमी के अंदर भोपाल में 8 गुना होने के चांसेस हैं। इतना ही नहीं, जो वो यूनियन कार्बाइड का प्लांट था उसके आसपास वाले क्षेत्र के अंदर जो ग्राउंड वाटर है, उस ग्राउंड वाटर के अंदर भी कंटामिनेशन आज भी मिथाइल आइसोसाइनाइड का देखने को मिलता है। इस कदर ये गैस ने भोपाल के अंदर एक त्रासदी मचा दी। सुबह भोपाल का मंजर खतरनाक हो गया, कोई उसे देख भी नहीं सकता था। कई लाशें रोड के ऊपर तालाब के अंदर भिज गई थी। भोपाल के अंदर हुई इस त्रासदी के डैमेज को वॉरेन एंडरसन अपने सर लेते हैं और उसके बाद में $470 मिलियन का कंपनसेशन भारत सरकार को देते हैं। हजारों लोगों की डेथ का कंपनसेशन केवल $470 मिलियन के रूप में दिया जाता है। कई सारे परिवारों को उसका कंपनसेशन दिया जाता है। उस तरीके की प्रॉब्लम, इस तरीके की त्रासदी फिर ना हो, इसके लिए कई सारे कानून जो है वो भारत के अंदर पास किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जिसके अंदर आप क्लियरली देखोगे कि हजार्डस केमिकल को किस तरीके से हैंडल करना उसकी बात भी लिखी गई है। तो ये भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में हुआ था। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991 एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010, ये सब भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद हुआ, क्योंकि इससे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर विश्व ने कभी कभी देखा ही नहीं था। वॉरेन एंडरसन के खिलाफ कोर्ट के अंदर आज भी केस चल रहा है। यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आज भी केसेस जो हैं वो दायर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। भारत सरकार का भी कहना है कि हमें और कंपनसेशन मिलना चाहिए, हालांकि अभी भी न्याय जो है वो कई सारे लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया है। दोस्तों, भोपाल के अंदर ये जो त्रासदी हुई ये दर्शाती है कि किस तरीके से लालच और लापरवाही एक त्रासदी का रूप ले सकती है, किस तरीके से इंडस्ट्रियल डिजास्टर एक मैनमेड डिजास्टर के रूप में एक शहर को तबाह कर सकता है। ये दर्शाता है कि कितनी जिंदगियां हमारी लापरवाही की वजह से खत्म हो सकती है। ऐसी कंडीशन के अंदर इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर सेफगार्ड, प्रॉपर मैकेनिज्म होना काफी ज्यादा आवश्यक है, और भारत सरकार को इन चीजों को सीरियसली लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरीके की त्रासदी केवल भोपाल में ही नहीं हुई, बल्कि ऐसी छोटी मोटी त्रासदी आपको लगभग हर साल हर इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगी। कभी वो गैस लीक के रूप में विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगी, तो कहीं पर एक्सप्लोजन के रूप में देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के इंडस्ट्रियल डिजास्टर को सीरियसली लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है पाथफाइंडर टीम के साथ में, मेरे से महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिरुद्ध सर, इनसे आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी, 10 मेंस और 40 प्रीलिम्स के टेस्ट दिए जाएंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स का कवरेज किया जाएगा, टॉपर्स द्वारा आपकी क्लासेस ली जाएंगी, फ्री मेंटरशिप दी जाएगी, और ये सब कुछ आपको 8,420 रुपए के अंदर पड़ने वाला है। उड़ान बैच के अंदर हम लोग GS कवर करेंगे, ऑप्शन कवर नहीं होगा। ऑप्शन के लिए आपको एक अलग से कोर्स लेना पड़ेगा, जो कि भी 8,420 का है। हमारे पास में आज के समय पे 4 ऑप्शन अवेलेबल है, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, PSIR। आप इसके अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मेरे को GS ऑप्शन दोनों का कोर्स लेना तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो बिल्कुल से आप ये कोर्स ले सकते हो। इन कोर्सेज को लेने के दौरान में आप लोगों को कोड यूज करना है SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को 20% तक का डिस्काउंट, साथ में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप आप लोगों को प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि पाथफाइंडर की सारी टीम के सारे कोर्सेज एक साथ आपके पास में अवेलेबल हो जाए आने वाले 2 सालों तक, तो आप लोग पाथफाइंडर पास ले सकते हो, जिसके अंदर ऑप्शनल, GS और भविष्य में कोई क्रैश कोर्स हो, सारे कोर्सेज जितने भी आएंगे वो सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएंगे केवल 19,999 के अंदर। आपको अलग से और कोई कोर्स लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसके अंदर खुद को एनरोल कर सकते हो, SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हो।
एसआरसी 10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा वन ऑन वन मेंटरशिप साथ में अनअकैडमी के ऊपर डायरेक्ट डिस्काउंट अवेलेबल होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।